नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। उस दिन जब उसने कंचन को मग्न होकर नाचते देखा तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि एक दिन तुम्हारे अंदर की झिझक को मैं ख़त्म करके तुम्हारे अंदर के टैलेंट को बाहर ला के दिखाऊंगा। और किसी का तो पता नहीं, पर एक दिन तुम मेरे सामने जरूर नाचोगी। अपनी योजना को सफल होता देखकर विनय मन ही मन मुस्कुराया और कंचन को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला गया। कंचन को डांस के लिए कन्विंस करने के लिए कंचन के जन्मदिन से अच्छा बहाना हो ही नहीं सकता था। कंचन को प्रैक्टिस करते 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में अपनी लगन से वह काफ़ी कुछ सीख गई थी। कल उसका जन्मदिन था और अभी तक कंचन से बाहर जाने के बारे में बात करने की विनय की हिम्मत नहीं हुई थी। कहीं कंचन उसे गलत ना समझे। वह किसी भी कीमत पर उसकी दोस्ती को खोना नहीं चाहता था, लेकिन रिस्क तो लेना ही था। बाहर चबूतरे पर खड़ा विनय मन ही मन सोच रहा था, आज लास्ट दिन है। आज कैसे न कैसे कंचन से बात करके उसे मनाना ही होगा। चलो आज शाम को ही बात करता हूँ, उसने निर्णय कर लिया। कुछ भी हो, कंचन को वह मनाकर ही रहेगा। वह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। शाम को खाना खाने के कुछ देर बाद वह आंगन के पिछले हिस्से में कंचन को डांस प्रैक्टिस करवाने लगा। चूड़ी खनकाई, पायल छनकाई, लिया बेचैनी का रोग, लगा 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 रे लगा प्रेम रोग। कंचन गाने के बोल सुन सुनकर एक एक मूव कर रही थी। 3-4 दिन में ही उसके मूव्स में काफ़ी क्लियरिटी आ गई थी। जब काफ़ी देर तक कंचन नाच नाच कर थक गई तो वह और विनय छत पर ठंडी हवा खाने चले गए। मौसम काफ़ी ठंडा हो चला था। कंचन छत पर बैठकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगी। एकदम साफ आसमान में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गोरी ने अपने सितारों जड़े आंचल को फैला दिया हो। और विनय छत के कोने पर खड़ा दूर तक फैले खेतों को निहार रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए। जब काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी फैली रही तो विनय ने ही हिम्मत करके कंचन से बात करना शुरू किया। कंचन, कल तुम मेरे साथ चलोगी? विनय कंचन के पास बैठते हुए बोला। कहाँ? कंचन ने विनय की ओर देखते हुए पूछा। यहाँ से दूर, शहर में। आप जानते हो ना कि इस ड्योढ़ी को पार न करने की मैंने कसम ले रखी है। जब तक मेरे जिस्म में जान है इसको मैं पार नहीं कर सकती साहब। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो। लोगों का क्या है? वे आज तक किसी को खुश देख पाए हैं जो तुम्हें देखेंगे? जब जिंदगी तुम्हारी है तो नियम भी तुम्हारे ही होने चाहिए, दूसरों के नहीं। मैं तुम्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ देखना चाहता हूँ कंचन। तुम्हारे अंदर आ रहे इन बदलावों में और इजाफा होते देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे मेरी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता? यह समाज ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? नहीं साहब, ऐसा मत कहो। आपकी जगह मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं। अगर नसीब वह ऊपर वाला भगवान लिखता है तो मेरा सबसे बड़ा गुनहगार तो वो ही है, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंधेरे उसी की देन है। और आप वह जलता हुआ दीपक हो जिसने मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है। तो बताओ, मेरे लिए कौन बड़ा? मेरी जिंदगी में अंधेरा करने वाला या मेरी जिंदगी को उजालों से भरने वाला? मेरे लिए तो भगवान हो, दोस्त हो अथवा गुरु, सब कुछ आप ही हो। परंतु आप जो मांग रहे हो वह मैं कैसे दे दूं साहब? कंचन की आंखें नम हो चली थी। गुरु मानती हो ना, तो गुरु दक्षिणा समझकर ही दे दो। मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है कंचन, विनय ने याचना भरे स्वर में कहा। अगर आपने इसके बदले जान भी मांगी होती तो मैं हंसते हंसते दे देती, परंतु यह नहीं कर सकती मैं। कंचन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मतलब तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है? लोगों की चिंता है, अपनी कसम की चिंता है।
बस मेरी चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है साहब। फिर कैसा है कंचन? चलो छोड़ो। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मेरा प्रॉमिस है तुमसे, आज के बाद मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जिससे तुम्हारा मन दुखी हो। विनय की आवाज़ भारी होने लगी। चलो नीचे चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। कहते हुए विनय उठ खड़ा हुआ। उसने जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, कंचन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए साहब। विनय मुंह फेरे खड़ा खड़ा बोला। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। बिना किसी प्लान के हम घर से बाहर कैसे जा सकते हैं? और प्लान बनाने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा। मतलब? विनय ने आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भावों के साथ कंचन की तरफ देखा। जी, आप सही समझ रहे हैं। आप मेरे भगवान हो। और भगवान को कोई नाराज करता है भला जो मैं करूंगी? नहीं कंचन, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। और इंसान ही रहने दो मुझे। पूजा नहीं, मुझे प्रेम चाहिए। विनय ने कंचन के हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने अपनी जिंदगी के ये 4 दिन आपको दिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आज तक आपने मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया। आज से मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। अब आप ही बताओ, कल क्या करना है? विनय की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई। उसने एक एक करके सारा प्लान कंचन को समझा दिया। आपको पक्का यकीन है ऐसे हमें कोई नहीं देख पाएगा? कंचन ने संशय के साथ कहा। हाँ, तो फिर चलो, दीदी से भी बात करनी पड़ेगी, कंचन ने खड़े होते हुए कहा। कंचन के साथ विनय भी उठ खड़ा हुआ। नीचे जाकर कंचन सुधा को जगाने चली गई और विनय आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद तीनों बैठकर कल के प्लान पर बात कर रहे थे। सब कुछ फाइनल होने के बाद विनय ने पूछा, तुम पहनकर क्या चलोगी? मतलब? जो पहनती हूँ वही तो पहनूंगी। नहीं, कल का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल होना चाहिए। और जब तक तुम अपनी सफ़ेद साड़ी में रहोगी, तब तक अपनी ज़िंदगी में रंगों को कैसे महसूस कर पाओगी? वैसे भी मुझसे वादा किया है तुमने थोड़ी देर पहले। इतनी जल्दी भूल गई? विनय ने हल्की सी नाराज़गी के साथ कहा। वह तो सही है साहब, पर एक तो मेरे पास इसके अलावा और कुछ है नहीं पहनने को। दूसरा, मैं रंगीन कपड़ों में सहज नहीं रह पाऊंगी। कंचन की बात से विनय कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद वह कुछ सोचकर बोला, तुम्हारी ननद कैसी है? आई मीन, लंबाई चौड़ाई में कैसी है? कंचन जब तक विनय की बात का मतलब समझती, सुधा बीच में ही बोल पड़ी। यह बात सही है, सीमा के सूट तुम्हें आ जाएंगे। थोड़े ढीले होंगे तो उनमें मैं फिटिंग कर देती हूँ। पर मैं दीदी की सूट कैसे पहन सकती हूँ? क्यों? सूट मना कर देगा? कंचन, मुझे मत पहनो, मैं सीमा का हूँ, विनय ने अपनी पुरानी टोन में कहा। उसके इस तरह से बात करने पर सुधा जोर से हंस पड़ी। तुम रुको, मैं देखती हूँ, सुधा ने हंसते हुए कहा और वो कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक नीली सी कपड़ों की पॉलिथीन लेकर बाहर आई। देख कंचन, यह सूट तुझे सही आएगा। सीमा ने अभी तैयार करवाया था, मगर उसको थोड़ा बड़ा और टाइट हो गया था, इसलिए सीमा उसे यहीं छोड़कर गई थी। पर तुझे एकदम सही आएगा। सुधा ने सूट को पॉलिथीन से निकालते हुए एक ही सांस में पूरी बात कह दी। हल्के पिंक कलर के पंजाबी कुर्ती और ब्लैक कलर की पटियाला सलवार के साथ ब्लैक कलर का गोल्डन गोटा लगा दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत खूबसूरत है यह, तुम्हारे आ भी जाएगा, विनय ने कहा। और हाँ, अपना फ़ोन भी ले चलना। फ़ोन किस लिए साहब? अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को कैद करने के लिए, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ फाइनल होने के बाद विनय चौकी की तरफ चला गया। वहाँ भी चंपालाल को प्लान समझाना था। पूरा स्टाफ बाहर बैठकर गप्पे मार रहा था। विनय ने जाकर चंपालाल को इशारे से अंदर बुलाया। देखो चंपालाल,
आज हम जल्दी ही पेट्रोलिंग पर जाएंगे और जल्दी ही वापस आएंगे। वहाँ से वापस आकर जब सारा स्टाफ सो जाएगा तो मैं 4 बजे के समथिंग बाइक लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। तुम्हें बस इतना करना है, अगर कोई यहाँ कुछ पूछे तो बोल देना है कि थाने से अर्जेंट कॉल आया था इसलिए मैं थाने गया हूँ। सारा स्टाफ सो रहा था इसलिए तुम्हें बताकर गया हूँ। बस इतना करना है और कुछ गड़बड़ हो तो फ़ोन कर बता देना। जी सर, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। बस आप अपना और बिटिया का ध्यान रखना, चंपालाल बोला। विनय बाइक कपड़े सब कुछ सेट कर अपने स्टाफ के साथ नाइट ड्यूटी पर निकल गया। आखिर उसे भी तो स्पेशल दिखना था। और कंचन, उसका जो हाल था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी जिंदगी में तो सब फिल्मों जैसा हो रहा था। एक अजीब सा एहसास, वह साहब के साथ अकेली, सोचकर ही उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। क्या हो गया है मुझे? मैं तो यह सब साहब के लिए कर रही हूँ, या फिर इस सब में मैं भी खुश हूँ? वह मन ही मन बड़बड़ाई। जब मन में इतनी उथल पुथल हो तो नींद किसे आती है? वह बार बार टाइम देखती। साहब ने 4 बजे तक तैयार होने को कहा है। इसी उधेड़बुन में कंचन ने सारी रात बिता दी। उधर विनय भी कम एक्साइटेड नहीं था। था तो वह गश्त पर उसका दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या होगा कल पता नहीं। वह टाइम से तैयार भी होगी या नहीं, कहीं सो नहीं जाए। इसी सब में उसने 2 घंटे बाद ही पेट्रोलिंग टीम को वापस चलने का इशारा किया। 3 बजते ही कंचन उठकर खड़ी हो गई। उसने फटाफट कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उसके कुछ टाइम बाद ही सुधा की नींद खुली। वह कंचन को जगाने जब उसके बिस्तर के पास गई तो उसे पहले से ही जगह देखकर सुधा के होठों पर मुस्कान नाचने लगी। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। उधर विनय पेट्रोलिंग से वापस आकर चारपाई पर लेट गया। सारा स्टाफ सो चुका था पर विनय की आंखों में नींद कहाँ थी। फिर भी कल का सारा दिन उसे फ्रेश रहना है। यह सोचकर उसने चंपालाल को इशारा कर अंदर बुलाया। जी सर, अब क्या हुआ? चंपालाल ने विनय से पूछा। चंपालाल, अगर मैं सो जाऊं तो तुम 2 घंटे बाद मुझे जगा सकते हो? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, पक्का जगा दूंगा। थैंक्स यार, बस तुम सो मत जाना। ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। अगर यह मिस हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। काफ़ी कुछ डिसाइड होना है कल। विनय की बातों में गहराई झलक रही थी। मैं जागता रहूँगा सर, आप बेफिक्र होकर सो जाओ। वैसे भी कल के दिन आपको फ्रेश रहना है। थैंक्स अगेन एंड गुड नाइट। 3:30 बजे पर पक्का जगा देना। लेटते लेटते भी विनय ने फिर से चंपालाल को सचेत किया। चारपाई पर लेटते ही थोड़ी देर में विनय की आंखें भारी होती चली गई। विनय की जिंदगी में कंचन के अलावा जैसे कोई था ही नहीं। सोते जागते उसे हर वक्त बस वही दिखती। आज भी वह सपनों में कंचन के साथ दूर कहीं किसी पुराने किले में घूमने गया। वह और कंचन किले की ऊंची गुंबद पर बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक कंचन उसके पास से खड़ी होकर उस गुंबद की खिड़की की ओर जाने लगी। तब तक जाने कहां से एक तेज हवा का झोंका आया और कंचन को उड़ा ले चला। वह भी उसके पीछे लपका, परंतु जब तक विनय कंचन तक पहुंचता उस झोंके ने कंचन को खिड़की से नीचे की ओर धकेल दिया। कंचन! एकाएक दबी सी चीख के साथ विनय उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। अपने आप को बिस्तर पर देख उसकी जान में जान आई। कितना अजीब सपना था। कहीं ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? विनय के मन को आशंकाओं ने आ घेरा। उसने समय देखा। 3:25 हो रहे थे। उसको इस तरह से बैठा देख चंपालाल उसके पास आ गया। क्या हुआ सर? अभी 3:30 नहीं हुए हैं। कुछ नहीं, बड़ा बुरा सपना देखा चंपालाल। कहीं कुछ बुरा न होने वाला हो। विनय ने अपनी आशंका जाहिर कर दी। क्या सर, आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं?
मुझसे रिलेटेड होता तो विश्वास नहीं करता चंपालाल, पर बात कंचन से जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ। भगवान पर भरोसा रखिए साहब, उसका नाम लीजिए, सब अच्छा होगा। चंपालाल ने विनय को शांत करते हुए कहा। उसकी बात विनय को कुछ सही लगी। 3:40 हो चुके थे। वह दबे पांव बाथरूम में घुस गया। फटाफट नहा धोकर तैयार हुआ। कपड़े पहनकर उसने बाइक की चाबी उठाई और बाहर आया। उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले का सपना घूम रहा था। वह वापस मुड़कर अंदर आया। सुरक्षा की दृष्टि से उसने शोल्डर होस्टर को पहना, जिसमें अपनी सर्विस रिवॉल्वर रख ली। विनय ने झुककर चंपालाल के पैर छुए और फुर्ती से वहां से निकल गया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि अचंभित चंपालाल एकदम मूर्तिवत खड़ा रह गया। आशीर्वाद स्वरूप उसने हाथ उठाकर विनय के सर पर रख दिए। इसके अलावा उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। निकलता भी कैसे? जो विनय ने किया उसकी तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद करता भी कैसे? एक ऐसा ही भला कांस्टेबल के पैर क्यों छुएगा? जब तक विनय उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, वह अवाक खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। विनय के जाने के बाद चंपालाल ने हाथ उठाकर डबडबाई आंखों से उसके लिए दुआएं मांगी। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। उधर विनय थोड़ी दूर तक बाइक को बिना स्टार्ट किए ही खींच कर लाया, ताकि उसकी आवाज़ से किसी की नींद ना टूट जाए। जब वह थोड़ी दूर निकल आया तो उसने कंचन को कॉल की। हेलो। उस तरफ से आवाज़ आई। तुम तैयार हो गई? विनय ने धीरे से पूछा। हाँ साहब, उधर से फिर जवाब आया। ठीक है, फिर तुम दीदी को लेकर पीछे के गेट से जल्दी आ जाओ, मैं वहीं खड़ा हूँ। इतना बोल के विनय ने कॉल काट दी और वहीं खड़े होकर कंचन का इंतजार करने लगा। इधर गेट की तरफ कदम बढ़ाते हुए कंचन का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान सब सही करना। सुधा के साथ सर पर दुपट्टा संभालते हुए वह आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर पर ही उसे बाइक पर खड़ा विनय नजर आया। वहां पहुंचते ही विनय ने जल्दी से कंचन को बाइक पर बैठने के लिए बोला। जल्दी करो कंचन, कुछ ही देर में गांव वाले जाग जाएंगे। विनय बोला। तेरी जिम्मेदारी पर भेज रही हूँ, ख्याल रखना। हम दोनों की जिंदगी अब तेरे हाथ में है विनय। सुधा ने कंचन का हाथ विनय के हाथों में देते हुए कहा। उसकी बातों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। सुधा की बात से कंचन का दिल भर आया। वह पलटकर सुधा के गले लग गई। विनय ने बाइक से उतरकर सुधा के भी पैर छुए। आप चिंता मत करो दीदी, कुछ भी हो जाए आपकी अमानत पर आंच नहीं आने दूंगा। दूसरे हाथ से सुधा ने विनय को भी गले लगा लिया। कारण भले ही अलग थे, मगर आंखें सभी की गीली थी। अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों ने अपनी आंखें साफ कर ली। थोड़ी देर बाद सुधा ने दोनों को खुद से अलग किया और बोली, जाना है तो जल्दी जाओ, कहीं मेरा मन बदल गया तो जाने भी नहीं दूंगी। सुधा ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं यार, जाते हैं। कहते हुए विनय ने बाइक स्टार्ट कर दी। उसने कंचन को पीछे बैठने का इशारा किया। यह पहला मौका था जब कंचन बाइक पर बैठ रही थी, इसलिए उससे बैठते नहीं बन रहा था। उसने अपना फोन विनय की ओर बढ़ा दिया और सुधा के हाथ का सहारा लेकर बाइक पर बैठ गई। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, कंचन ने डर की वजह से अपना हाथ विनय की कमर में डाल लिया। एक तरफ तो विनय को खुशी भी हो रही थी, दूसरी तरफ कंचन के हाथ की वजह से गुदगुदी भी हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अभी जान बचाने के चक्कर में इस लड़की को इतनी भी खबर नहीं है कि इसने अपना हाथ कहाँ पकड़ रखा है। विनय मुस्कुरा रहा था और कंचन का चेहरा डर की वजह से पीला पड़ता जा रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ाई, कहाँ फंस गई भगवान। देखने में जितना सरल लगता है, बैठने में उतना ही कठिनाई होती है। वह आंखें बंद किए एक हाथ से कैरियर और दूसरे हाथ से विनय की कमर को पकड़े बैठी रही। विनय जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ाता,
कंचन की पकड़ भी उसकी कमर पर कसती जाती। अंत में थक कर विनय ने बाइक रोक दी। क्या हुआ साहब? कंचन ने अब आंखें खोलकर देखा। पहले तुम नीचे उतरो। क्यों साहब? कंचन सकपकाते हुए बोली। पहले उतरो, तब बताऊंगा। फिर मुझे बिठाएगा कौन? कंचन ने फिर से सवाल पूछा। मैं बिठा दूंगा। जब कंचन नीचे उतर के खड़ी हो गई तो विनय ने दोनों तरफ पैर डालकर बैठने को बोला। ऐसे बैठने में मुझे शर्म आती है, कंचन ने शर्माते हुए कहा। ऐसे तुम्हें बैठने में डर नहीं लगेगा और आराम में भी रहोगी, विनय कंचन को समझाते हुए बोला। मुझे नहीं लगेगा डर, कंचन जिद करते हुए बोली। यार, मुझे परेशानी होती है, विनय ने एक बार फिर कंचन को समझाने की कोशिश की। जब मुझे इस तरह बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? कंचन ने कहा। तुम जो डर की वजह से मेरी कमर को पकड़ लेती हो ना, इससे मुझे गुदगुदी होती है और इस वजह से बाइक का बैलेंस खराब होने लगता है। समझ गई देवी जी? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।